नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। मित्रों, परंपरागत खेती के साथ साथ हमारे कई प्रगतिशील किसान भाई कृषि से जुड़े सह व्यवसाय अपनाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, अपनी आय दोगुनी से भी ज्यादा कर चुके हैं। जैसे कोई किसान मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन ले रहा है, तो कोई किसान पशुपालन के जरिए डेयरी उद्योग संचालित कर रहा है। ऐसा ही एक और व्यवसाय है जिससे आप कम जमीन में कम संसाधन में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, और वो व्यवसाय है मछली पालन, मत्स्य पालन का। तो मछली पालन का व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए, इसमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार किसान भाई इससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, आज इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मी वर्मा जी। आप मत्स्य वैज्ञानिक हैं और देवास कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। नमस्कार। तो मैम, शुरुआत यहीं से करते हैं कि मत्स्य पालन अगर किसी किसान को शुरू करना है तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी ज़मीन के साथ साथ और किन किन संसाधनों की ज़रूरत होती है? मत्स्य पालन में सबसे ज़्यादा ये जो प्रोटीन युक्त आहार है, ये जीविकोपार्जन का बहुत अच्छा साधन है। और साथ साथ इसमें अगर किसान भाई जो हैं उनके पास तालाब, अनुपयोगी तालाब पड़े हुए हैं, अगर थोड़ी सी उनकी मरम्मत की जाए तो उसको हम मत्स्य पालन के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इसी से हम अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ लाभार्जन भी कर सकते हैं मछली पालन करके इसमें। बिल्कुल। तो संसाधनों की जैसे हमने बात की, ज़मीन तो चाहिए, उस पर कैसे तालाब निर्माण करना है या फिर कैसे किसान भाई इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं? देखिए, तालाब निर्माण के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। खास करके किसान भाइयों के पास जो तालाब है जिसमें कि पानी भरता है, कम से कम 10 या 11 महीने के लिए पानी भरता हो, तो उसमें हम मछली पालन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और साथ साथ जो जगह है जहाँ पे हम लोग मत्स्य बीज संचय करेंगे, जो मत्स्य बीज है वो स्वस्थ प्रजाति का होना चाहिए और ऐसी प्रजाति का हो जो कि हमें अच्छे से उसकी जो वृद्धि है वो हम ले सकें। और उसके साथ साथ जो उर्वरकों का, खाद का प्रयोग करें, समय पे और कितनी मात्रा में उपयोग करें, ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारे तालाब का जो पानी का स्तर है, कम से कम 1.5 से 2 मीटर तक रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मछलियां हैं, उनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इस तरह की अगर हम आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे तो हम लोग मछली पालन में ज़रूरी अच्छे से लाभ कमा सकते हैं। और साथ साथ इसमें भोजन, जो कि मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो पोषक तत्व हैं भोजन में मछली की बढ़वाड़ के लिए, वो सारे होने चाहिए। इन तमाम सवालों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं कि समय सबसे उपयुक्त कौन सा होता है अगर आपको तालाब में मछली पालन जो हमारे किसान भाई शुरू करना चाहते हैं तो? मछली पालन के लिए देखिए, जो बीज है वो हमारा बरसात का जैसे ही सीजन शुरू होता है तो मछली का बीज हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो अगर हम मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी अगर पहले से शुरू करें और जैसी बरसात का मौसम आए और हमारे तालाब में 1.5 से 2 मीटर तक पानी का स्तर बन जाए, तो हम उस तालाब में मछली का बीज संचय कर सकते हैं। और इस संचय करने के लिए जो हमारे लिए प्रजातियां कौन सी उपते हैं? जी, बिल्कुल वही जानना चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कौन सी ऐसी प्रजातियां अच्छी रहती हैं जिनके जरिए ज्यादा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं? जो मत्स्य प्रजातियां हैं खास करके हमारे क्षेत्र में, जैसे कि भारतीय मूल की मछलियां जैसे रोहू, कतला, नरेन, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इन मछलियों को हम अगर मिश्रित मछली पालन के रूप में अगर संचय करेंगे तो उससे वृद्धि भी अच्छी मिलती है और हमको बढ़वाड़ भी उनकी अच्छी मिलती है। इसके साथ साथ जो नवीन प्रजातियां हैं जो कि कम समय में अधिक बढ़वाड़ दे रही हैं, जैसे कि पंगेसियस हो गई, जो कि प्रजाति काफ़ी प्रचलित है, इसको भी हम किसान भाई अपने तालाब में संचय करके लाभ ले सकते हैं। बीजों का संचय, एक शब्द आपने कहा, तो ये बीजों का संचय क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसे ही अपना ये मौसम शुरू होता है बरसात का, तो हमें बीज पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो जो बीज संचय करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ बातों का ध्यान रखें। जब भी हम बीज कहीं से लेके आ रहे हैं, किस प्रजाति का ला रहे हैं उसका ध्यान रखें, और कहाँ पे से ला रहे हैं, कितने जो डिस्टेंस है वो कितनी है। जब भी लेके आए, जो भी
पात्र में लेके आएं, उसको हम पानी में थोड़ी देर के लिए डुबो के रखें पात्र सहित, क्योंकि जिससे कि जो पात्र के अंदर का टेम्परेचर है पानी का और हमारे तालाब का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए, तो उसके बाद हम फिर थोड़ी देर के बाद उसको तालाब में छोड़ेंगे, तो जो हमारे बीज है उसकी मोर्टेलिटी भी ज़्यादा नहीं होगी और वो अच्छे से हमारे तालाब में उपयुक्त हो जाएगा। बिल्कुल। मैम ये बताइए कि कई तालाब ऐसे होते हैं जिनमें से पानी रिसाव होने लगता है, तो पानी का रिसाव रोकने के लिए किसान भाई कौन से प्रयोग करें, आप उपाय अपनाएं? पानी का रिसाव देखिए, जैसे अगर पथरीली ज़मीन है हमारे तालाब की या मुरम वाली ज़मीन है, वहाँ पे रिसाव बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसी जगह पे क्या करें, हम एक पॉलीथीन जो है, मोटी पॉलीथीन भी बिछा सकते हैं जिससे पानी को रोक सकते हैं, और उसके ऊपर 1 फुट मोटी मिट्टी की परत अगर बिछा दें तो जिससे पानी को हम रोक के उसमें भी हम अच्छे से मछली पालन कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल यानी ऑक्सीजन की मात्रा तालाब में कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसका क्या महत्व रहता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। जो ऑक्सीजन है, खास करके आप जानते हैं जो मछली है हमारी, वो ऑक्सीजन सिर्फ पानी से लेती है, तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से उस ऑक्सीजन को मेंटेन रखें। उसके लिए क्या होता है कि अगर हमारे तालाब में अगर मछलियाँ ऊपर आके सांस ले रही हैं मुंह खोल के, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। जी जी। तो उसके लिए हम क्या करें, उसी पानी को, तालाब के पानी को फिर से उसमें ही छोड़ें जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ जाए। या उसके साथ साथ हम लोग एडिटर्स होते हैं, पानी को उछालने की मशीनें आती हैं, तो इस तरह के अगर हम मशीनों का उपयोग तालाब में करें तो ऑक्सीजन की मात्रा को हम मेंटेन कर सकते हैं। ये बताइए थोड़ा सा मैम कि हमारे किसान भाई मत्स्य पालन के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी प्रकार की ट्रेनिंग भी क्या किसान भाइयों को मिल सकती है? जरूर, कृषि विज्ञान केंद्र देवास में हमारे यहाँ तो मत्स्य पालन की ट्रेनिंग होती रहती है समय समय पे, और जहाँ पे भी जैसे जो हमारे ज़िले में मत्स्य विभाग हैं वहाँ पे भी आप प्रशिक्षण इसका ले सकते हैं, इसकी योजनाओं के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र में जाके वहाँ पे भी प्रशिक्षण आप पूरी तरह से ले सकते हैं। हमने ऑक्सीजन का जिक्र किया मैम, एक पीएच लेवल भी होता है पानी का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मत्स्य पालन में अगर तालाब में पीएच मान क्या होता है, उसको क्यों हमें ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए? पीएच मान भी, जैसे कि ऑक्सीजन बताए, इसी तरह से पीएच मान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पानी का, कि ना तो पीएच कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर पीएच कम हो गया है तो वो भी हमारे जो मछलियों के गलफड़े हैं उनके लिए दिक्कत देता है। अगर ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे जो चूना है, अगर समय समय पे हम चूने का प्रयोग करें, अगर 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा में अगर चूने का प्रयोग करें, तो इस तरह से हम अपने जो पानी का जो पीएच है वो भी मेंटेन कर सकते हैं, और साथ साथ जो गोबर की खाद है उसका भी हम प्रयोग करके मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, एक बार थोड़ा सा हम और जो उसकी रूपरेखा ड्राइंग होना चाहिए एक तालाब की, या जिन किसान भाइयों के पास अभी ज़मीन है अगर वो वहाँ पर तालाब निर्माण करना चाहते हैं तो उन्हें किस स्तर से शुरुआत करनी होगी, यानी तालाब की खुदाई किस प्रकार हो या गहराई कितनी होना चाहिए, कितनी ज़मीन पर्याप्त होगी एक तालाब बनाने के लिए? देखिए, जैसा आपके पास ज़मीन है जितने में आप बना सकते हैं तो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। जो तालाब है मछली पालन के लिए खास करके चौकोर या आयताकार आकार का तालाब होना चाहिए, जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 2 से 3 गुना होनी चाहिए, जो मछलियों के जिसमें चलने फिरने के लिए इतनी जगह हो कि उनकी बढ़वार के लिए अच्छा रहे। तो इस तरह का अगर हम तालाब बनाएंगे तो वो हमारी मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी अच्छा रहेगा, और जो गहराई है वो कम से कम 3 मीटर रखनी चाहिए, जिससे कि पानी जब उसमें भरे तो वो 1.5 से 2.5 मीटर तक पानी का लेवल उसमें बना रहे। अच्छा, कुछ किसान भाई जो कृत्रिम तालाब जैसे जो प्लास्टिक से बनाए जाते तालाब उसमें भी मछली पालन करते हैं, वो ठीक रहता है क्या? उसमें शुरुआत करनी चाहिए मछली पालन की, या फिर जो मिट्टी वाले तालाब है वही ज़्यादा मुफीद होते हैं? हाँ, कभी कभी मिट्टी के तालाब भी हम लोग जैसे जो रोहू, कतला, नरेन इस तरह की मछलियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। आजकल जो प्लास्टिक के टैंक आप बोलें बायोफ्लॉक सिस्टम है, क्योंकि इससे हाई डेंसिटी पे
पूरा पूरा आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करके हम लोग करते हैं। तो इस तरह के भी जो टैंक होते हैं उसमें भी हम मछली पालन कर सकते हैं। उसमें हाई डेंसिटी पे एरिटर, पूरा जो भोजन है वो सब चीज़ें अंडर कंट्रोल रहती हैं। तो इस तरह से भी करके हम लोग लाभ उससे ले सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों देखिए, बहुत सारी जानकारियां हमें मिल रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी वर्मा जी से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो जानेंगे कि मछलियों का ध्यान कैसे रखना है और किसान भाइयों के लिए जो मत्स्य पालन है उसमें कितनी अपार संभावनाएं हैं, कितने तरह के प्रोडक्ट इनसे बनते हैं और कहाँ कहाँ आप मछली का यानी जो मार्केट है वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हो रहा है। जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मत्स्य पालन से किसान भाई कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ में आज स्टूडियो में मौजूद हैं मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मी वर्मा जी। तो मैम, हम चर्चा कर रहे थे, आपने बहुत सारी जानकारियां दी। अब मछलियों का भोजन ये किसान भाइयों को कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलता है, कब कितनी मात्रा में मछलियों को भोजन दिया जाना चाहिए? देखिए, जो मछलियों का भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मछली पालन के लिए। जो मछलियों का भोजन है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे रोहू, कतला, नरीन मछलियाँ हैं उसको हम लोग चावल की चूरी है या फिर जो खलियाँ हैं खास करके जिनसे तेल निकलता है, जैसे मूंगफली की खली है, सोयाबीन की खली है, सरसों की खली है, इनको हम बराबर अनुपात में मिला के जब मछलियों का बीज छोटा होता है तो पाउडर फॉर्म में देते हैं और जब वो मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उनके वजन के हिसाब से हमको भोजन देना पड़ता है। तो अगर इस तरह का जो भोजन है वो पूरा पर्याप्त मात्रा उसमें होनी चाहिए, गुणवत्ता, इस तरह का भोजन देंगे तो हमारी मछलियों की पैदावार भी अच्छी होगी और उनको जो वजन है वो भी अच्छा समय पे प्राप्त हो जाएगा। जी मैम, जैसे हम पशुपालन में देखते हैं पशुओं को कई तरह के टीके लगवाने पड़ते हैं, ऐसे मछली पालन में क्या मछलियां भी बीमार होती, क्या उन्हें भी रोग होते हैं? और फिर अगर रोग होते हैं, क्योंकि हम देखते कई बार खबरें पढ़ते कि तालाब में अचानक से मछलियां मरने लगती हैं, तो ये किस प्रकार के रोग होते हैं और इनसे कैसे मछलियों को बचाया जाए? हाँ, मछलियों में भी अगर जैसे ही हमारे पानी का अगर पीएच चेंज हुआ या उसमें पानी में इस तरह के तत्व कुछ आ गए तो ज़रूर ही हमारी मछलियों को भी रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए किसान भाई क्या करें, हर महीने चूने का प्रयोग करें तालाब में, जिससे जो है उसका पीएच मेंटेन रहे और ख़ास करके जो ऐसे कारक हैं जो रोग को पैदा करते हैं वो भी उससे नष्ट हो जाते हैं। तो जो चूना 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया, इसका प्रयोग हर महीने में करना है किसान भाइयों को, जिससे कि जो रोग है उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी तालाब में। जी, एक चीज़ और कि तालाब पर हम अक्सर देखते हैं काई जम जाती है, शैवाल आ जाते हैं, तो उनको कैसे हटाया जाए? किसान भाई उनसे कैसे निजात पा सकते हैं? जब हमारे जो तालाब में हैं
उसमें जो काई हरे रंग के शैवाल आ जाते हैं वो भी ऑक्सीजन कम करने का कारक बन जाते हैं और हमारे जो मछलियों के लिए भी उसके लिए नुकसानदायक होते हैं। तो क्या करें कि अगर हमारे तालाब में कम मात्रा में है तो हम जो छोटे जाल चला सकते हैं, उसके द्वारा उसको हम निकाल सकते हैं। अगर थोड़े ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जो भोजन है उसको बंद कर देते हैं और फिर इसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज़ अपनाते रहते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे जो तालाब में काई की संभावनाएं कम हो जाएंगी और हमारे मछलियों के लिए भी उससे हानिकारक नहीं होगा। जी, अगर हम उत्पादन की बात करें, कब किसान भाई या जो मत्स्य पालक हैं वो इससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, कि वो टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है? जैसे मान लीजिए बरसात के इस मौसम में शुरू किया किसी किसान भाई ने तालाब में मछली उत्पादन, तो कितने महीने बाद या कितने समय बाद उसे उत्पादन वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है? जैसे ही हम लोग मछली का बीज डालते हैं, आप देखेंगे कि हर महीने उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अगर हमारी जो मछली है वो 500 ग्राम से ऊपर की हो गई है तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। इसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं कि अगर हमारी मछली जितने साइज़ की हो गई है, अगर आप मार्केट में ले जाएंगे तो बहुत आसानी से वो मार्केट में बिक जाती है। तो जैसे ही आपकी मछली जो है 500 ग्राम से ऊपर की हो तो वो मार्केट में बिक जाएगी और जो भी रोहू, कतला, नरेन मछलियाँ हैं, इनकी जो डिमांड है वो हमारे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इसको बिकने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या मछलियों की पैकिंग वगैरह इसमें या ट्रांसपोर्ट करना है, उसमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, जब मछली को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, खास करके उसमें यही ध्यान रखना है कि किस तरह से उसका जो प्रोसेसिंग हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा ख़राब नहीं हो। तो उसके लिए आइस पैकेजिंग भी करते हैं आजकल, उसके द्वारा भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। और आजकल जो प्रोसेस प्रोडक्ट हैं वो भी हम बना के मछलियों का मार्केट में ले जा सकते हैं। जी जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मछलियों में प्रोटीन बहुत होता है, तो एक तो खाद्य रूप में इसका इस्तेमाल, मछली का तेल हमने सुना है कि बहुत उसकी डिमांड होती है, तो और थोड़ा सा बताइए किसान भाइयों की कितना बड़ा मार्केट है मत्स्य उत्पादन से जुड़ा हुआ? देखिए, जो मछली है हमारी वो प्रोटीन से भरपूर होती है और उसमें 5 प्रोटीन होता है। तो अगर हम इसके जो प्रोडक्ट्स हैं आप देखेंगे मार्केट में भी आने लगे, जैसे कि मछली का अचार हो गया, जो कि बहुत आसानी से हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों को सिखाते हैं कि किस तरह से मछली का अचार बना के आप अपने घरों में भी प्रयोग कर सकते हैं और मार्केट में भी इसको कई गुना दामों में हम बेच सकते हैं। तो इस तरह ये हो गया। और बहुत ही रेडी टू ईट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मछली की करी आती है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट बना के हम लोग मार्केट में भी उसको आसानी से बेच सकते हैं। जी जी, ये और बताइए हमारे किसान भाइयों को कि क्या किसी तरह की सरकारी मदद, आपने योजनाओं का जिक्र किया, तो ये और चलते चलते बताइए कि किस तरह की सब्सिडी मिलती है या किस तरह की मदद मिलती है सरकार की ओर से मत्स्य उत्पादन के लिए? जो मछली पालन में है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जी जी। ये बहुत बड़ी योजना है। इसके तहत आपको हर पहलू पे, अपने तालाब निर्माण से लेके मार्केट तक का कई पहलू पे योजनाएं मिलती हैं, जो कि बहुत आसानी से आप लोग, जो मत्स्य विभाग है हमारे ज़िले में, वहाँ जाके उस योजनाओं के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जी जी, चलिए, तो देखिए बहुत विस्तार से डॉक्टर लक्ष्मी वर्मा ने आपको बताया कि कैसे आप एक मत्स्य उत्पादन व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है किसान भाइयों कि अगर आपके पास अतिरिक्त ज़मीन है तो आप ज़रूर उस पर मत्स्य पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। खाद्य सुरक्षा व पोषकता के प्रति भारत प्रतिबद्ध। अरहर की नई किस्म 4 माह में पककर तैयार होगी। मंडी बोर्ड संचालक मंडल की बैठक। दांतेदार पहिया युक्त मचाई यंत्र और बाजरा पौष्टिक फसल। आइए सबसे पहले बात करेंगे खाद्य सुरक्षा व पोषकता के प्रति भारत प्रतिबद्ध है की। हैदराबाद में G20 के कृषि कार्य समूह के तहत मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस दौरान बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले कृषि क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया है।
श्री तोमर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं पोषकता के प्रति भारत की पूरी प्रतिबद्धता है। उसी के अनुरूप नीतियां बनाई गई हैं और उसका सफल क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। श्री तोमर ने बताया कि कृषि कार्य समूह के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। पहला, कृषि विविधता को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में सुधार पर ध्यान देने के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण। इसके अलावा दूसरा है सतत कृषि उत्पादन के लिए जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों और कृषि प्रणाली मॉडल पर केंद्रित जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ सतत कृषि और हरित तथा जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वित्त पोषण। तीसरा है छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए अवसंरचना को मजबूत करने, प्रौद्योगिकी साझा करने और निवेश तथा बढ़ते आर्थिक अवसरों के माध्यम से मूल्य श्रृंखलाओं एवं दक्षता बढ़ाने के लिए समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखलाएं और खाद्य प्रणालियां। चौथा है डिजिटल पब्लिक गुड्स के रूप में मानकीकृत डेटा कृषि प्लेटफॉर्म पर जोर देने के लिए कृषि बदलाव हेतु डिजिटलीकरण व कृषि खाद्य क्षेत्र को बदलने के लिए नई उभरती डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना है। अरहर की नई किस्म 4 माह में पककर तैयार होगी। देश एवं प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर होने के लिए किसानों को नई तकनीक तथा नई किस्मों को अपनाने की जरूरत है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके। कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के पास जाकर खेती के विकास से जुड़े विभिन्न आयामों की जानकारी देने के साथ ही किसानों को फसलों के आधुनिकतम तथा उपयुक्त बीजों एवं नई कृषि तकनीक की जानकारी दें। जिला कृषि विकास प्लान बनाएं। यह जानकारी मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अशोक वर्णवाल ने दी है। श्री वर्णवाल ने बताया कि एपीसी की अध्यक्षता में हुई संभागीय बैठकों में खरीफ की तैयारियों की समीक्षा की गई है, जिसमें मात्र 4 माह में पककर तैयार होने वाली पूसा अरहर 16 किस्म अपनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अरहर की यह किस्म 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है तथा उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में आती है। यह किस्म फ्यूजेरियम विल्ट एवं बांझपन में सहनशील है तथा मशीन से कटाई के लिए भी उपयुक्त पाई गई है। मंडी बोर्ड संचालक मंडल की बैठक। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड श्री कमल पटेल ने मंडी समितियों को अत्याधुनिक सर्व सुविधायुक्त बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। श्री पटेल मंडी बोर्ड के संचालक मंडल की 141वीं बैठक की अध्यक्षता मंडी बोर्ड मुख्यालय में कर रहे थे। उन्होंने कृषकों को कृषि उपज विक्रय के लिए अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मंडी बोर्ड संचालक मंडल की बैठक में मंडी प्रांगण के बाहर कृषकों के हित में निर्मित कराई गई संरचनाओं को संचालन एवं संधारण के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपने, कृषि उपज मंडियों की अनुपयोगी भूमि निवर्तन संबंधी नीति निर्माण, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी समिति का आवंटन नियम 2019 संशोधित 2023 का अनुमोदन किया गया है। संचालक मंडल की बैठक में कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया में भूमि आवंटन, प्रांगण विस्तार, जबलपुर कृषि उपज मंडी के नवीन मंडी प्रांगण प्रस्ताव, मंडी समितियों में किसानों के हेल्थ चेकअप के लिए हेल्थ एटीएम या हेल्थ चेकअप सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दांतेदार पहिया युक्त मचाई यंत्र। धान के लिए मचाई उक्त खेत तैयार करना काफ़ी मेहनत वाला काम माना जाता है। जितना अच्छा खेत तैयार होगा, उत्पादन भी उतना ही बेहतर मिलेगा। यही कारण है कि किसान भाई खेत तैयार करने में काफ़ी परिश्रम करते हैं। श्रम और समय बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने दांतेदार पहिया युक्त मचाई यंत्र विकसित किया है। धान उत्पादक किसानों के लिए उपयोगी यह यंत्र पशु चलित है और मिट्टी के ढेले तोड़कर महीन कर देता है। इससे यंत्रीकृत धान प्रतिरोपण के लिए मचान युक्त खेत तैयार करना बेहद आसान हो जाता है। यह उपकरण मिट्टी के उच्च मशीनी छितराव के साथ ही उथली मचाई के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। इस यंत्र में लोहे की चादर का पाटा, मुख्य ढांचा, यंत्र खिंचाव प्रणाली, प्रचालक सीट, एंगल युक्त बेलनाकार पहिया लगाया गया है। इस यंत्र से धान उत्पादक किसानों का श्रम बचता है। बाजरा पौष्टिक फसल। बाजरा एक पौष्टिक तथा सूखा सहनशील फसल है जो कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में पैदा की जाती है। खेत की तैयारी अन्य खरीफ फसलों की तरह ही करें। इसकी बुआई का उचित समय जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई प्रथम सप्ताह तक होता है। मध्य प्रदेश के लिए बाजरा की उपयुक्त जातियां JBH1, JBH2 तथा JBV2, JBV3 तथा JBV4 आदि हैं।
बीज का उपचार एप्रान 35 md की 6 ग्राम प्रति किलो बीज करना चाहिए। 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए तथा कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा बीज 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर ही डालना उचित होता है। समय पर पौधों की छटाई करने से स्वस्थ पौधे मिलते हैं। इनमें नाइट्रोजन 60 किलो, स्फूर 80 किलो तथा पोटाश 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।